हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज का घटक, आज का विषय, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर। तो कक्षा है 8वीं और हमारा विषय होगा आज का सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम चलेंगे अपने पाठ क्रमांक 4, चौथे पाठ, लेसन नंबर 4, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे धारा, विद्युत और चुंबकत्व, भाग 2। और इस पाठ में आज का घटक जो होगा हमारा वह होगा विद्युत सेल तथा परिपथ की जानकारी, और उसके बाद सेलों का संयोजन पर चर्चा होगी। इलेक्ट्रिक सेल एंड सर्किट डायग्राम। तो इस पर चर्चा करने के लिए मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए शुरू करेंगे कि हमने पहले इस पाठ के अंतर्गत क्या समझा। तो हमने दो प्रमुख बातें जानी। एक तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, धारा, विद्युत, जिसको पानी के उदाहरण से हमने समझा था, और विद्युत सेल का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक सेल, जिसके कारण आवेश का प्रवाह होता है, धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। उसके बाद हमने जाना विद्युत सेल का विभवांतर के लिए एक उदाहरण लिया था हमने, एक साधारण सेल जो बाजार में मिलता है। यह एक छोटा सेल है, इसके एक धनाग्र होता है, धन सिरा, एक ऋणाग्र यानी ऋण सिरा होता है। उसके बीच के विभव को, आवेश के स्तर को मापेंगे अगर हम वोल्ट मीटर से, तो वह लगभग 1.5 वोल्ट होता है। और इस तरह से विभव के अंतर को मापा जाता है। और अंतर जो होता है विभवांतर, उसकी इकाई वोल्ट है, ये हमने जाना था। तो हमने 2 इकाइयाँ जानी थी। एक तो विद्युत धारा की इकाई, जिसे हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं ए अक्षर द्वारा, और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई, जिसे वोल्ट कहा जाता है, वी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। जब भी हम धारा की बात करेंगे तो करंट एम्पियर के रूप में होता है, और जब हम विभवांतर की बात करेंगे तो वोल्ट वी के रूप में होता है। और आज की हमारी चर्चा होगी विद्युत परिपथ, क्योंकि धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह पानी की धारा प्रवाहित होनी है, अगर घरों में हम देखते हैं तो उसके लिए पाइप लाइन चाहिए या नाली चाहिए, रास्ता चाहिए, तो वो हम व्यवस्थित उसका रास्ता बनाते हैं। वैसे ही सर्किट को फ्लो करना है, जहाँ से फ्लो करना है, सर्किट बनाना है और धारा को फ्लो करना है, विद्युत धारा को, तो हमें उसके लिए परिपथ की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट की आवश्यकता होती है, जो कि सुचालक के द्वारा, तारों के द्वारा सामान्य तौर पर बनाया जाता है। दूसरा है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो यह आवेश, निरंतर आवेश बनाने का एक साधन है, जो कि आजकल बहुत उपयोग में लाया जाता है। और फिर इन्हीं सेलों को जोड़ कर उनका संयोजन करके बैटरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले जान लेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या है। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक सेल है, आवेश उत्पन्न करने का साधन है, तो उसमें एक धन सिरा, एक ऋण सिरा है।
धन सिरे से एक सुचालक तार को जोड़ते हुए वह तार ऋण सिरे तक आता है, अर्थात यह एक परिपथ बनता है। यानी अगर धन से शुरू हुआ है तार का, तो वो किसी न किसी रूप में आकर किसी उपकरण से होते हुए वह ऋणाग्र तक यानी दूसरे विभव तक पहुंचना ही है। एक विभव से शुरू होकर दूसरे विभव तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक इस तार में से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो है धन आग्र से यानी अधिक आवेश से कम आवेश की ओर ऋणाग्र की ओर जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो ई में दर्शाया गया है वह हमेशा ऋणाग्र से धनाग्र की ओर यानी कम आवेश से अधिक आवेश की ओर, कम विभव से अधिक विभव की ओर जाती है इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखेंगे। तो विद्युत धारा अर्थात धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हमेशा विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। अब ये परिपथ पूरा है इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? प्रवाह बंद हो गया, मतलब विद्युत परिपथ जो है वो अपूर्ण हो गया, तो धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। अब इसी तार में बटन लगा दिया जाए तोड़कर, स्विच जैसा कि हम लोग देखते हैं, और एक बल्ब जोड़ दिया जाए। अभी भी बल्ब नहीं जल रहा है, क्यों? क्योंकि स्विच जो है वो ऑफ है, मतलब परिपथ पूरा अभी भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ से कांटेक्ट होकर परिपथ जुड़ जाता है और बल्ब जो है जलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और उसके अंदर का फिलामेंट गर्म होकर धारा के कारण जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक तरह का परिपथ है। तो परिपथ में क्या होता है? एक सेल है, एक उपकरण है, साधन है, और उसको जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए एक स्विच लगाया जाता है। चलिए अब इसे संकेत रूप में देखते हैं हम। ये एक बैटरी है, सेल है सॉरी, उसको संकेत के रूप में अगर नोटबुक में बनाना हो तो हमेशा चित्र नहीं बनाएंगे सेल का, हम संकेत रूप में बनाएंगे। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और उसके बगल में लेफ़्ट राइट एक एक लाइन, दो खड़ी लाइन है, एक बड़ी एक छोटी लेफ़्ट राइट में और बनी हुई है। उसको जोड़े हुए जो बड़ी खड़ी लाइन है उसे हम धनात्मक, और जो छोटी वाली लाइन है उसको ऋणात्मक दर्शाते हैं। तो यह एक सेल का संकेत है, एक धन एक ऋण एक सेल है ये। उसके बाद अगर हमें बल्ब का संकेत दर्शाना है तो बल्ब नहीं बनाएंगे, बल्ब की तरह दिखने वाला एक रेखा डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद अगर हमें स्विच को कुंजी की कहते हैं तो स्विच नहीं बनाएंगे, उसे हम इस तरह से बनाएंगे। दो तार है, बीच में गैप है, मतलब वो अलग हुआ है। जब वो चिपक जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब ऑन हो जाता है। ये संकेत है। अभी संकेत द्वारा हम एक सर्किट बनाते हैं। एक सेल लिया, बल्ब लिया और कुंजी लिया। अब इसको परिपथ पूरा करना है। कैसे होगा? बल्ब से एक सिरा जुड़ा, हमने सेल को घुमा दिया। हम सेल को आड़े खड़े कैसे भी बना सकते हैं। उसका एक सिरा जुड़ गया सेल को, दूसरे सिरे से परिपथ कहाँ गया? स्विच में, की में, कुंजी में। कुंजी का दूसरा सिरा आते हुए बल्ब में। यानी ये देखिए पूरा सर्किट, परिपथ पूरा हो जाएगा अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, चिपका देते हैं। तो यह एक विद्युत परिपथ हुआ, सरल विद्युत परिपथ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। इस तरह से यह एक विद्युत परिपथ बनता है, जिसमें धारा जो है वो धनाग्र से ऋणाग्र की ओर जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणाग्र से धनाग्र की ओर जाएंगे। ये मैं बार बार
बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऋणाग्र से धनाग्र की ओर और धारा धनाग्र से ऋणाग्र की ओर हमेशा। अब चलते हैं विद्युत सेल के बारे में जानकारी। सर्किट हमने जान लिया। बाजार में बच्चों छोटे बड़े आकार के कुछ सेल मिलते हैं, आपने देखा होगा 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, यानी विभवांतर जो है अलग अलग टाइप के सेल मिलते हैं। और ये सेल का उपयोग आप जानते ही हैं, घड़ी, ट्रांजिस्टर, रेडियो इत्यादि में बहुत उपयोग इसका होता है। इसे हम विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ये लगातार आवेश उत्पन्न करता है एक कांस्टेंट लेवल में। तो किसी भी परिपथ में निरंतर आवेश के प्रवाह की जरूरत होती है। निश्चित है, आवेश नहीं होगा तो परिपथ में कोई कार्य नहीं होगा, परिपथ पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। और निरंतर विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने वाले साधन को हम विद्युत सेल कहते हैं। ऐसा कोई भी साधन जो निरंतर विद्युत प्रवाह निर्माण करे तो वह विद्युत सेल हो जाएगा। विद्युत सेल अपने दोनों सिरों पर, 2 सिरे होते हैं उसके, धनाग्र ऋणाग्र, वह विभवांतर बनाए रखते हैं, यानी उनमें अंतर होता है उनके विभवों में। अगर विभवांतर न हो तो सेल में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, सर्किट में किसी प्रकार का धारा निर्माण नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं जो सामान्य सेल है, इसे हम शुष्क विद्युत सेल, ड्राई सेल कहते हैं। और यह किसी भी शुष्क सेल में आखिर होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ठीक बीचों बीच सेल तोड़ने के बाद, हाँ, सबसे अंदर वाले हिस्से में एक छड़ होती है ग्रेफाइट की, कार्बन की, उस पर एक धातु की टोपी लगी होती है। उसके ऊपर बाहर से कुछ केमिकल लगे होते हैं, भरे होते हैं उसके चारों ओर। उसके ऊपर एक आवरण कवर होता है, उस कवर के ऊपर और एक केमिकल होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, और कवर के ऊपर सबसे बाहरी जो हम कवर देखते हैं, ये सेल में लाल या किसी भी कलर का हो सकता है, वो धातु का कवर कवच होता है उसका। तो ये इस तरह से रचना होती है। हम एक एक करके देखते हैं। अंदर का जो रॉड है वो धनाग्र सिरा कहलाता है। अब बाहर की एक बॉडी है वह ऋणाग्र सिरा होता है। ध्यान से देखेंगे तो सबसे अंदर का हिस्सा ग्रेफाइट की छड़, ऊपर एक धातु की टोपी लगी है जो कि हमेशा धनावेशित होता है। उसके चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड भरा होता है, यानी उसके लेप के बीच में वह होता है ग्रेफाइट। उसके ऊपर एक और कवच हो गया, आवरण, जो कि विभाजक कहलाता है। उसके ऊपर फिर केमिकल होता है जो कि विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक नम घोल होता है उस आवरण के विभाजक के बाहर की ओर। और फिर एक और कवच धातु का जिंक का होता है, जस्ते का आवरण, जो कि ऋणाग्र सिरा होता है। बॉडी ऊपर से हमने देखते हैं ना सेल का मजबूत हिस्सा, वह ऋणाग्र सिरा हो गया। और इन सब को कवर करने के लिए बाहर से एक मजबूत संरक्षक कवच लगाया जाता है। तो इस तरह से यह सेल होता है। तो हर सेल में एक धनाग्र एक ऋणाग्र होता है और अंदर रसायन होते हैं जिनमें मंद क्रिया होकर आवेश का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो सेल में किसी भी प्रकार के द्रव या तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है इस तरह के सेल में, तो इसलिए इसे शुष्क सेल कहते हैं। अगर इसमें तरल पदार्थ होता तो ये ड्राई सेल या शुष्क सेल नहीं होता। दूसरा एक सेल देखते हैं जिसमें तरल पदार्थ का उपयोग होता है, यानी वो ड्राई सेल नहीं होगा। आपने देखा होगा इस तरह के, ये बैटरी नुमा है, इसमें कई सेल हैं, इसके अंदर लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है।
जिसे हम लेड एसिड विद्युत सेल भी कहते हैं, कि इसमें लेड होता है और एसिड भी होता है। उसकी रचना कैसे होती है, हम एक सेल की रचना देखते हैं। एक पात्र होगा, उसके अंदर एसिड भरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हल्का, जो हो यहाँ विद्युत अपघट्य के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। इस सल्फ्यूरिक एसिड में एक लेड डाइऑक्साइड की छड़ होती है, जो कि धनाग्र सिरा बनता है, और एक लेड की, यानी शीशे की, लेड मतलब शीशा, उसकी एक छड़ होती है जो कि ऋणाग्र सिरा बनता है। विद्युत अपघट्य से क्रिया होकर लेड ऑक्साइड में धन आवेश निर्माण होता है और धारा का प्रवाह शुरू होता है। और इलेक्ट्रॉन निश्चित है कहाँ से बहेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से, ऋणाग्र से धनाग्र की ओर ही बहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, हर बार मैं बताता हूँ। और ये जो धन आवेशित हैं, लाल रंग में दिखाया गया है, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये धारा है धन आवेशित। तो यह कहाँ से फ्लो होंगे, धन से ऋणाग्र की ओर। और इसका एक सेल का जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस सेल में तरल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इस सेल का आवेश समाप्त अगर हो जाता है तो इसे रिचार्ज किया जाता है, यानी पुनः उपयोग लाया जाता है। और एक प्रकार का सेल होता है निकेल कैडमियम लिथियम आयन सेल। यह भी आजकल पोर्टेबल डिवाइस में बहुत उपयोग में लाया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार का तरल या द्रव उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए यह भी एक शुष्क सेल ही है। अंतर क्या है, यह शुष्क सेल है और इसे रिचार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो मोबाइल में, टेलीफोन में, टॉर्च में कई इस तरह के सेल का उपयोग भी किया जाता है, जो रिचार्ज करके काफ़ी दिनों तक चलाया जाता है। अब हम चलते हैं विद्युत सेलों का संयोजन देखते हैं। संयोजन क्यों करना पड़ता है विद्युत सेलों का। संयोजन मतलब कई सेल को जोड़ना। सामान्य तौर पर एक सेल मान लीजिए यहाँ है, जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है और उसके अंदर धारा प्रवाहित करने की क्षमता 1 एम्पियर है अगर उसकी। तो अगर हमें अधिक विभवांतर चाहिए, 2 वोल्ट से ज़्यादा, या करंट ज़्यादा चाहिए 1 एम्पियर से यहाँ इससे ज़्यादा, तो हमें कई सेलों को जोड़ना पड़ेगा। और इस तरह से कई सेलों को जोड़कर जो संयोजन बनता है उसे हम बैटरी कहते हैं। तो सामान्य तौर पर हम बाज़ार में बैटरी का उपयोग करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। तो बैटरी क्या है, उसमें कई छोटे छोटे सेल होते हैं, वो जुड़कर उस विभवांतर को बढ़ाते हैं, वो बैटरी बनती है। जैसे ये एक सेल 2 वोल्ट का, दूसरा सेल 2 वोल्ट का, और 3 सेल हमने लिया 2 वोल्ट के। और इसको किस तरह से जोड़ा गया, ध्यान से देखेंगे। पहले सेल के ऋण को धनाग्र से दूसरे सेल के ऋण को धनाग्र से, यानी ये जुड़ गए। अब पहले सेल का धनाग्र और आखिरी सेल का ऋणाग्र, इन सिरों से यह एक नया संयोजन तैयार होता है, जो कि 6 वोल्ट का विभवांतर तैयार करता है। तो 3 सेल मिलाकर ये 6 वोल्ट बन गया। यानी अगर हमें 6 वोल्ट की ज़रूरत है तो इस तरह से ये संयोजन किया गया है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा, तो ऋणाग्र से धनाग्र की ओर, ये इसका परिपथ होगा। तो ये सुलाकर यानी आड़े रूप में सेलों का संयोजन था।
खड़े रूप में भी हम संयोजन करते हैं। बैटरी में इसी तरह का संयोजन होता है खड़े रूप में। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। संयोजन कैसे करते हैं? तो एक सेल का ऋणाग्र दूसरे सेल का धनाग्र ऐसे जोड़ते हैं। मान लीजिए 2-2 वोल्ट के सेल हैं, तो ये पहले सेल का धनाग्र है, ये आएगा बाहरी धनावेश। अब वह दूसरे पहले सेल का ऋणाग्र से दूसरे के धनाग्र को जोड़ा, तो एक आधा सर्किट पूरा हुआ। फिर दूसरे के ऋणाग्र से तीसरे के धनाग्र को जोड़ा, तो अब ये तीनों जुड़ गए आपस में। तो तीसरे का ऋणाग्र और पहले का धनाग्र ये फ्री हो गए। तो इन दोनों सिरों पर, लाल और नीले सिरे पर जो विभव आएगा वह होगा विभवांतर 6 वोल्ट का। सेम वैसे ये खड़े रूप में जोड़ा गया जो कि पहले आड़े रूप में था। और इन तीनों को एक साथ बंद कर देंगे एक जगह, तो 6 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। अलग अलग 2 वोल्ट हमें नहीं मिलेंगे। इसको पैक कर देंगे तो ये बैटरी बन गई 6 वोल्ट की। अंदर 3 सेल हैं जबकि जुड़े हुए, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऋणाग्र से धनाग्र की ओर होगा। अब संकेत रूप में नोटबुक में आपको अगर सेल का संयोजन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो संकेत रूप में संकेत का ही उपयोग करेंगे। सेल का संकेत आपको पता ही है। एक सेल के लिए हम एक खड़ी लाइन 2 बनाते हैं, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी लाइन धनाग्र दिखाएंगे, छोटी लाइन ऋणाग्र दिखाएंगे। तो ये एक सेल, तो धनाग्र को ऋणाग्र से दूसरे सेल का, या यूँ कहें पहले सेल का ऋणाग्र दूसरे सेल के धनाग्र, दूसरे सेल का ऋणाग्र तीसरे सेल का धनाग्र, इनको अगर हम जोड़ दें तो देखिए ये बन गया 3 सेल का संयोजन। अगर ये 2-2 वोल्ट का सेल है तो यहाँ भी ये 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। तो जहाँ पर एक से अधिक सेल दिखेंगे वह बैटरी होगा, उसको हम बैटरी नाम देंगे। अकेला दिखेगा तो हम उसे सेल कहेंगे संकेत के रूप में। अब चलते हैं स्वाध्याय की ओर। जो भी हमने देखा उस पर आधारित यह स्वाध्याय है। उसमें प्रश्न दूसरा, पेज नंबर 27 पर, कि 3 शुष्क विद्युत सेलों को विद्युत सुचालक तार से जोड़कर उनकी बैटरी बनानी है। तार किस प्रकार से जोड़ेंगे? आकृति से स्पष्ट करो। अभी हमने देखा कैसे 3 सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। तो सेल है 3 अलग अलग, उनकी बैटरी बनानी है, ध्यान रखो। तो 3 छोटे छोटे सेल, इनको जोड़ेंगे, बैटरी बनती है। तो सेल का संकेत द्वारा बना सकते हैं, तो संकेत द्वारा ही हमको बनाना है। आप लोग अभ्यास करेंगे इसका। चौथा प्रश्न देखेंगे। तो प्रत्येक 2 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत सेल नीचे दिए गए अनुसार बैटरी के रूप में जोड़े गए हैं। तो बैटरी का विभवांतर ज्ञात करो। 2 वोल्ट के सेल वाले 2 वोल्ट विभवांतर वाले सेल हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बैटरी बनी है जिसमें 1, 2, 3 सेल हैं और 2-2 वोल्ट के हैं। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ कि 2-2-2 यानी 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब दूसरा आप बताएंगे, यहाँ कितने सेल हैं? यहाँ पर 4 सेल हैं और ये 4 सेल की बैटरी है, तो कुल विभवांतर कितना होगा? तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।